ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 261 261 श्री राम शिरोमणि वर्मा। सर 261 माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु और थारू जनजाति समुदाय के छात्रों को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिल रहा है और श्रावस्ती, बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में उक्त स्कॉलरशिप के लिए अब तक कितने छात्रों का चयन हुआ है? साथ साथ जनपद बलरामपुर के विकासखंड पचपड़वा के ग्राम कोहरगड्डी में एक एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया जो 2009 में लंबित है, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जाने की प्रस्ताव है? धन्यवाद। नहीं सर, ये 3 नंबर प्रश्न का सप्लीमेंट्री पूछा। 1 नंबर में केवल थारू का, बलरामपुर और श्रावस्ती जिला का बारे में है, तो इसलिए आपने 3 नंबर का पूछा ना? नहीं, ये 1 नंबर का, ये 3 नंबर का पूछा। नेशनल स्कॉलरशिप 3 नंबर में है। कोई बात नहीं, दे दो, जवाब दे दो। ठीक है सर, वो उस जिला में से कोई एप्लीकेंट नहीं है सर, उस दोनों जिला में से। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद। क्या माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती, बलरामपुर जनपदों के थारू जनजात बाहुल वन क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मोबाइल टावर सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु थारू जनजातीय समुदाय आधारित हस्तशिल्प, लघु वनोपज सहायता समूह एवं आजीविका समूहों को सशक्त बनाने के लिए क्या कोई योजना, प्रशिक्षण, विपणन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्या इन योजनाओं में कार्यान्वयन में स्थानीय ग्राम पंचायतों, वन समितियों एवं जनजातीय संगठनों को भागीदारी दी जा रही है तथा विगत 3 वर्षों में किए गए कल्याणकारी कार्यों, कार्याधीन परियोजनाओं तथा आगामी प्रस्तावित योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है? सर, श्रावस्ती जिला में एक रेसिडेंशियल स्कूल का टीचर्स लोगों के लिए जो स्टाफ क्वार्टर बनेगा, उसके लिए 175 लाख रुपया दिया गया है। और एक बलरामपुर में स्कूल, 3 स्कूल में शौचालय और बाकी ब्लॉक बनाने के लिए 60 लाख रुपया दिया गया है। और श्रावस्ती में और एक स्कूल में शौचालय बनाने के लिए 20 लाख रुपया दिया गया है। सर, बंधन विकास केंद्र ये ट्राइफेड का एक योजना है। इसमें से 132 थारू ट्राइबल का आर्टिजन का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें 2716 फैमिलीज इसमें बेनिफिटेड है। और थारू ट्राइब्स का एक बलरामपुर में ये के लिए 10 फैमिली का एक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है और वो काम कर रहा है। श्री शैलेश संगमा। Thank you, Mr. Speaker, sir. I've got a few questions regarding the Eklavya Model School. Now, last time we have already inaugurated a few schools along with the Prime Ministers of India, but none of them is functioning. And most of the Eklavya schools right now, which is already inaugurated, are not even half done. So how do you expect, the school to run when the school infrastructure itself is not functioning or not completed? Therefore, Mr. Speaker, sir, I would like to ask from the Minister of Tribal Affairs, kindly do not fool the people by inaugurating the half-done Eklavya school. नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप 728 सेंक्शन है, 440 अभी चल रहा है। आप स्पेसिफिक, ये एक तो थारू के बारे में है प्रश्न। Otherwise, Mr. Speaker, sir, if the government of Meghalaya or the office, they should be at least taken into action. सर, मेघालय को 200 करोड़ रुपया एडवांस दिया गया है और वहाँ एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने के लिए।
हाँ पैसा है, आपका सरकार भी वहाँ है प्लीज। लेकिन हम पैसा देते हैं सरकार को, सरकार वहाँ अगर नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे उसमें। लेकिन 728 में से 440 चल रहा है अभी, जो नहीं चल रहा है उसके बारे में स्पेशल रिव्यू बीच बीच में हो रहा है और सरकार को हिदायत दिया जा रहा है और उसको ठीक करे, इसके बारे में हम ठीक कर रहे हैं। श्रीमती बिजुली कलिता। Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to raise a supplementary question. Sir, in my constituency, Guwahati Lok Sabha, there are, out of 10 LSEs, there are 3 constituencies which are reserved for the STs. So, I just want to ask a question to the concerned ministry through you. What special provisions are taken to empower the tribal women in my constituency? And is there any provision for special training for handicraft and uplifting the cottage industry? Thank you, sir. सर, भारत सरकार का 2 स्कीम है, एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना ददगुआ, जिसमें आपका भारत सरकार का 80,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं हम लोग। उसमें 17 मंत्रालय का कन्वर्जेंस होगा और 25 इंटरवेंशन इसमें होगा। तो हम प्रोग्राम यहाँ से नहीं बनाते सर, प्रोग्राम गांव से बन के आता है। 63,000 गांव हम 63,843 गांव को हम कवर करेंगे, 549 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और 2,911 ब्लॉक को भी इसमें कवर करेंगे। तो प्रोग्राम सर नीचे से बन के आता है, हम उसको करते हैं। दूसरा एक पीएम जनमन है, जिसमें एक पीबीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप 75 जो है उसके लिए चलता है। तो ददगुआ जो चल रहा है इसका माने एनीथिंग 25 इंटरवेंशन, माने जैसा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, आरडी मिनिस्ट्री है। आरडी मिनिस्ट्री जो प्रधानमंत्री आवास जो बनाएंगे, वो जितना उनका टारगेट है उसके अलग हमारा मंत्रालय का टारगेट को वो पूरा करेंगे। जितना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाना है, 25,000 किलोमीटर अलग से ट्रैवल के लिए वो बनाना है, उसको हमने मॉनिटरिंग करके उसको दे रहा है। लेकिन जहाँ कहाँ क्या काम करना है, ये लोकल 63,000 गांव से जनरेट होकर ऊपर आ रहा है और उसके हिसाब से हम लोग पैसा सेंक्शन करके दें। क्वेश्चन नंबर 262 श्री YS अविनाश रेड्डी। Sir, 262, sir. माननीय मंत्री जी। Sir, the answer has been placed on the table of the House. माननीय सदस्य। Sir, my supplementary question number 1, sir. Sir, thousands of people from Rayalaseema, Nelluru, Prakasham districts are working in Kuwait and other Gulf countries, sir. As of now, they are traveling to Gulf countries from major airports like Chennai, Bangalore and Hyderabad, sir. There is a long pending request to run international flights to Gulf countries, to Kuwait and other Gulf countries from Tirupati Airport, sir. Our Tirupati MP also represented to Honorable Civil Aviation Minister, sir. Can I know from Honorable Minister the present status of this request, and by when can we start international flights to Gulf countries from Tirupati Airport, as this decision will substantially reduce the financial burden on our people and will also reduce the inconvenience they are facing right now, sir. Honorable Speaker, sir, regarding international connectivity from the Rayalaseema area, I also come from that state of Andhra Pradesh, so I know exactly how important this issue is, and we have been from the ministry pursuing on this issue with the airlines also, and using the existing capacity between the two countries, especially to Kuwait, because when you talk about international travel, it is a bilateral agreement between both the countries on what destination should be allowed to be traveled, and we are totally trying from our side, from the ministry, as early as possible, we want to start the connectivity. माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर। Sir, thank you, sir. Sir, after the recent crisis, it is clearly understood that our country is short of trained pilots, sir. Sir, inaugurating more flying training organizations and training more pilots is the need of the hour, sir. Sir, as part of this, I would like to ask Honorable Minister, sir, in December 2023, the then Civil Aviation Minister replied to one starred question, sir, stating that in June 2022, after a competitive bidding process, Airport Authority of India has awarded one
flying training organization slot and FTO slot at Kadapa Airport. This FTO is under process of construction and fulfilling other requirements for commissioning. Sir, may I please know when this FTO will begin at Kadapa Airport, and may I also know by when the Kadapa Airport new terminal building, which is under progress now, by when it will be inaugurated, sir? Sir, this is not related to the existing question, but I'll answer both the questions that the honorable member has asked. One regarding the construction of the airport in Kadapa. We will be completing it by the end of March next year, sir. March 31st, 2026 is the expected date of completion for the airport. And regarding the flying training organizations, the ministry has been very, very focused on opening up more FTOs, exactly for the reason that this country would be needing more pilots in the coming years based on the aircrafts that are going to come into the country. And also not only that, sir, we want to improve the FTOs that are there in the country to global standards, so people from outside the country can also come and get trained here. It is exactly with this reason that this year we have opened 4 new FTOs in the country. And regarding the specific FTO that has been awarded before in Kadapa, I'll get the details and I'll pass it on to the honorable member, sir. Shri T.R. Baluji. Sir, lakhs and lakhs of people visit Velangani Church, Nagpur Dargah, Tyagaraja Temple and Tiruvarur, Central University, and also Dr. Kalainar Karunanidhi's memorial. What I suggest is, by a cluster approach to this area, the Honorable Minister can come forward to establish an airport at Tiruvarur so that the people from abroad and India will benefit. Will the Minister answer affirmatively? Sir, when it comes to building a new airport in the country, the ministry has always been very proactively working with the states in the construction. That is why in 2014, when we had 74 airports new, we have more than 160 airports in the country, because that approach is there from the government, especially after the UDAN scheme. After the UDAN scheme, we have looked into the existing airstrips, which were from the pre-independence era also, and we have, through the UDAN scheme, converted these airstrips into operationalized airports. When it comes to a greenfield airport, we all have to realize that it's the availability of land, which is the first criteria when we look into the construction of airport. If this government of Tamil Nadu is interested in building an airport, it can send us a proposal so that we can start by doing the feasibility study. Can an airport, regarding the technicalities of that location, can it be possible or not? Once we start that process, definitely from the ministry, we will support in each and every way that the airport can be built. Shri Balashori Ballabh Neni. Thank you, sir. Before asking this question, today Honorable Minister, Mr. Ram Mohan Naidu Janmadin, I want to wish him happy birthday to him. He is the youngest minister in the cabinet and also dynamic minister. Sir, how many airlines are presently connected to UDAN scheme, and is it limited to smaller airlines, or bigger airlines like Indigo and Air India also participated in this UDAN scheme? I would like to thank the House for the wishes, sir. And regarding the question, sir, all the airlines that are there in the country, operating in the country, are eligible to participate in the UDAN scheme, and all the airlines are today participating, sir. Even the big airlines like Indigo, SpiceJet, Akasa Air, and also smaller airlines. And one interesting thing that I want to note here is that the Pawan Hans and Heritage Aviation, which are into helicopter operations, because through the UDAN, we are supporting helicopter operations in the country also, especially in states like Northeast and Uttarakhand. So all the airlines, and including the helicopter operators, they are all included in the UDAN airlines. And one interesting thing is that once we started the UDAN scheme, new airlines have also come into the picture, especially smaller airlines like Star Air, Fly 91, India One Air, where they are operating with very, very limited capacity of airlines. So this has been a scheme which has introduced us to smaller airlines in the picture. And one advantage that we are going to have is that this UDAN scheme is going to be extended for 10 more years. So definitely there is going to be a situation where this will act as a fulcrum for more airlines, especially smaller airlines, to come into the picture. Question number 263, Sri Jayant Basu Matari. Sir, question number 263.
रखा गया। माननीय सदस्य। सर, मंत्री साहब से मैंने आंसर मिला है, तो इसमें देखा गया है कि ओनली 20 ट्राइबल स्टूडेंट्स को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के द्वारा एब्रॉड भेजा जाता है, कि सारे इंडिया में कम से कम 10 करोड़ जैसा ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो मेरी सरकार से मांग है कि ये 20 स्टूडेंट्स को बढ़ाकर कम से कम 50 स्टूडेंट्स को एब्रॉड भेजा जाए, इसके प्रावधान किया जाए। ठीक है सर, विचार करेंगे आगे चल के। माननीय सदस्य। नो सर, थैंक यू सर। ओके। सुश्री मिताली बाग। স্যার নমস্কার মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রতি বছর মাত্র 20টি বৃত্তি দেওয়া হয়, একটি জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে এত কম সংখ্যক কি যুক্তিসঙ্গত? 2025-2026 শিক্ষাবর্ষে নির্বাচিত প্রান্তিক ছাত্রদের 40% কম সময় মতো জাতীয় ওভারসিজ স্কলারশিপের অর্থ পেয়েছে। এই তীব্র বিলম্ব ও পতনের কারণ কি এবং বর্তমানে বকেয়া অর্থ প্রদানের প্রকৃত অবস্থা কি? মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার এই প্রশ্নটা রইল। আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। माननीय सदस्य। सर, ये स्कॉलरशिप बहुत स्पेशल है। ये बाहर में जो स्टूडेंट जाके पढ़ते हैं पीएचडी के लिए, आपका दूसरा कोई मास्टर डिग्री के लिए जो पढ़ते हैं, ये सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का थ्रू से होता है, यूनिवर्सिटी का थ्रू से होता है। 6 लाख इनकम से नीचे वाले पेरेंट्स का स्टूडेंट को ये फाइनेंस किया जाता है, और इसका लिमिट नहीं है सर। 20 आदमी का लिमिट अभी तक तो स्कॉलरशिप में है, लेकिन उसका जो पैसा देने का प्रावधान है, मैं आपका 23-24 में 7 करोड़ रुपया हम लोग दिए थे, और 24-25 में 6 करोड़ रुपया हम देने के लिए विचार कर रहे हैं। हम पैसा इसको डायरेक्ट नहीं देते हैं सर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हमको बिल रेज करता है कि ये स्टूडेंट को हमने फैसिलिटेट दिया है बाहर में पढ़ने के लिए, और इनको दिया जाए। टॉप 1000 रैंकिंग यूनिवर्सिटी को ही वर्ल्ड का में ही इसको प्रावधान है, तो इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसा पहला प्रश्नकर्ता ने इसको बताया है, सरकार इसको विचार करेगा, टाइम टू टाइम हम उसको बढ़ा सकते हैं। अभी 20 में है, लेकिन अभी का स्कीम में 20 है। श्री डीन कुरियाकोस। Sir, for getting approval for Aglavia Model Residential School, Union government following the criteria, that is 50% of ST population or 20,000 at least in a block. Sir, as per that criteria, in my constituency Idiki, in Devigulam block, we have applied for getting an approval of EMRS, but it is denying, sir. Sir, as per the criteria followed by Government of India, we are eligible. Okay. And whether our Union Minister will take initiative to get an approval for an EMRS in my constituency. सर, अभी का भारत सरकार का नियम के हिसाब से 50% पॉपुलेशन एक ब्लॉक में होना चाहिए, ट्रैवल उससे ऊपर होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए, प्लस मिनिमम 20,000 का पॉपुलेशन का ब्लॉक होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। अगर मान्यवर सदस्य बोल रहे हैं कि उनका ऐसा क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो हम दे सकते हैं, उसको मना नहीं। लेकिन मेरा ख्याल से वो जो प्रश्न कर रहा है, उनका हिसाब से वो कर रहा है, वो ब्लॉक में उसको टोटल पॉपुलेशन का 50% है कि नहीं, उसको देखना पड़ेगा। अगर है और 20,000 का क्राइटेरिया अभी का इसमें फिट है, तो देने में कोई आपत्ति नहीं, हम दे सकते हैं सर। भजनलाल जाटव। माननीय मंत्री जी बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं, संक्षिप्त में एक लाइन में। सर, मेरा इतना निवेदन है, आप भी एक लाइन में पूछो। सर, मेरा इतना निवेदन है कि जनजातीय छात्रों के लिए जो इन्होंने मुझे जो धनराशि बताई है,
जो वर्षवार जो इसमें लिखा हुआ है 39 लाख, और ये जो 2017 में 39 लाख 1 करोड़, 18 में 2, फिर 2, ये सर बताइए। और जो छात्रों की जो संख्या बताई गई है, जनजातीय जो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, तो जो राजस्थान का मैं उदाहरण पूछना चाहूँगा कि 15-16 में 1, 16-17 में 0, 17-18 में 2, 18-19 में 2, 19-20 में 0, और 20-21 में 0, 21-22 में 1, 22-23 में 0, 23-24 में है 1, और फिर 24-25 में 0, और 25-26 में 1। ओके बता दो। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो खर्चा दिखा रहे हो इसमें 4 करोड़ रुपए, क्या जनजातीय इस देश के अंदर आपको विदेश में पढ़ाई के लिए क्या छात्रों की कमी है? क्या सरकार उन छात्रों को विदेश में भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजना नहीं चाहती क्या? आपके आंकड़े कहते हैं, आपने राशि दिखा रखे 4 करोड़ रुपए, और छात्र मिलता है आपको एक। कई स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें 0 है। क्या सरकार जनजाति के साथ इतना अन्याय करना चाहती है क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? एक तरफ कहते हैं आपने डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, और आपके कहना में इसमें एक भी आपके पास कैसा अन्याय? नहीं सर, बोलिए। ये सर, ये एक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में। उसमें 20 छात्रों का अभी तक का भारत सरकार का नियम 20 को का है। हम उसको बढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी, मैं अब दूसरा प्रश्न का जो प्रश्नकर्ता का उसमें मैं एश्योर कर चुका हूँ कि हम 50 तक इसको बढ़ाएंगे। सर, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, tribal.nic.in, और उसके ओवरशिप पे उसका डाउनलोड करते हैं और अप्लाई करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का थ्रू में अप्लाई होता है, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का थ्रू में इनका इन्वॉल्वमेंट अप्लाई होता है। ये स्पेशल स्कॉलरशिप है सर। बाकी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और बाकी छात्रवृत्ति वो तो लाखों में है, करोड़ों में हम दे रहे हैं, तो उसमें क्या है? ये स्पेशल है। ये स्पेशल के बारे में क्वेश्चन है, तो स्पेशल में 20 है, हम उसको बढ़ाएंगे। आप तो इतना भी नहीं करते थे सर, मंत्रालय भी ये लोग बना नहीं पाए थे सर 50 साल तक। जो अटल बिहारी वाजपेयी को आना पड़ा, और फिर मंत्रालय बना, अलग से बजट हुआ, अलग से कैबिनेट हुआ। ये क्या बात करते हैं सर ट्राइबल के बारे में? क्वेश्चन नंबर 264। क्वेश्चन नंबर 264। कुमारी शैलजा। क्वेश्चन नंबर 264। जवाब पटेल पर रखा है। Sir, while I would like to compliment the minister on his dynamism and good intentions, but unfortunately those good intentions are not reflected by the officers on the ground. Sir, मेरा सवाल मेरी constituency के main highway की तरफ है, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। सर, उसकी बहुत ही दुर्दशा है। मैंने बार बार उठाया है ये मामला, दिशा की मीटिंग्स में भी, यहाँ पर भी। और सर, इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुअर मेंटेनेंस है। नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सर सब ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो अंडर ब्रिजेस भी वहाँ पर बनने हैं, वो एक्सीडेंट्स को भी मिटिगेट करेंगे, लोगों को सुविधा भी होगी। तो जो ये डींग, चोरमार, सहुवाला, प्रथम, ओडा, सालमखेड़ा में जो अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, ख़ास तौर से डींग, सर ये कब तक आप इनका काम शुरू करवाएंगे और ये पूरा होंगे? ये मेरा पहला सवाल है सर। और पुअर मेंटेनेंस सर, आई स्टिल फ्लैग दैट। सम्मान्य सभापति महोदय, सम्मान्य सदस्य ने जिस रोड का उल्लेख किया है उसमें जरूर ये समस्या है, और 2022 में 2017 में रोड बना और 2022 में इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो था वो समाप्त हुआ। उससे 2022 के बाद इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी को दिया गया है, और उसके बाद में काफ़ी त्रुटियां उसमें ध्यान में आई है। मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो काम, उसकी शुरुआत हुई है। जो उन्होंने अंडरपास की बात की वो मार्च 2026 के पहले सहुवाला, प्रथम, ओढ़ान, चोरमर खेड़ा, सावत खेड़ा और डीपीआर फॉर बाईपास इन धिंग ये हमने तैयार करने के लिए दिया है, और मार्च तक इसका काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो लाइट के बारे में उन्होंने बताया है,
कि उसके बारे में भी लाइन को दुरुस्त किया गया और जिस जगह पर आपने मांग की थी उस जगह लाइट लगाने के भी आदेश किए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट भी आइडेंटिफाई करने के लिए विलेज खेरीकान में 6 लेन VUP को भी सैंक्शन करके अवार्ड किया गया है। एग्जिस्टिंग लाइटिंग भी रिपेयर भी किया हुआ है और एडिशनल लाइटिंग विल बी प्रोवाइड ऑन 4 अंडरपासेस। तो मैं सम्मानीय सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि उन्होंने बताई हुई बातों को तुरंत इन सब के काम हो जाएंगे। पर जहाँ तक ये मेंटेनेंस की बात है, इसके लिए हमने ये गंभीरता से विषय लिया है और नाउ वी हैव इंश्योर्ड दैट फॉर एवरी सेक्शन ऑफ NH रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस एजेंसी इज इन प्लेस। PBMC दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये 5-7 साल के लिए हम देने वाले हैं एंड पेमेंट लिंक टू परफॉर्मेंस and penalty for not achieving desired level of performance will be deducted from monthly payment. अब इसमें संभावना ये है कि ये सब करते समय उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण अनेक बार अनेक लैप्सेस रह जाते हैं और इसलिए ये पूरे इसका अध्ययन चल रहा है। 1 महीने के अंदर एक मॉडर्न पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक डिफेक्ट्स। ए व्हीकल ऐसा तैयार किया है विच इज़ इक्विप्ड विथ 3D laser scanners, GPS and cameras etc. for collecting data on road conditions. ये रोड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे, इसका डाटा तुरंत हमारे सर्वर में आएगा और इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसके आधार पर मेंटेनेंस होगा। डाटा इन रियल टाइम, देयर इज नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, फोटोज, रफनेस, रूटिंग, पॉथहोल्स, क्रैकिंग, बाद में साइनेजेस, क्रैश बैरियर्स, लाइटनिंग, इंक्रोचमेंट और रोड साइड प्लांटेशन, ये सब जानकारी हमारे पास डायरेक्ट यहाँ सर्वर में आएगी और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसको चेक करके हम कार्रवाई करेंगे। बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 6 मंथ आफ्टर कंप्लीशन। तो अब ये टेक्निकली AI का उपयोग करके पूरे नेशनल हाईवे का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और इसमें जो त्रुटियाँ हैं आपने जो कहा वो तो प्रोजेक्ट में हमने सुधार दी है, बार इसके बाद बाकी भी प्रोजेक्ट का इस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। अभी थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि पहले अंडर ब्रिजेस की बात हो रही थी डींग में, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है तो बाद में मुझे क्लैरिटी उसके बारे में चाहिएगी। सो मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, वो सिरसा से ही संबंधित है जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। सो उसमें दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से चल रही है, नेशनल हाईवे 703। सर उसके बारे में अगर माननीय मंत्री जी मुझे अभी बता दें या फिर बाद में लिखित में, जैसे भी आप चाहें, अगर अभी बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। 703 प्रस्तावित नेशनल हाईवे। एक बाईपास बना हुआ है अध्यक्ष महाराज, दूसरे के बारे में सम्मान्य सदस्य ने मांग की है, उसकी फिजिबिलिटी अब चेक करके फिर निर्णय करेंगे। जहाँ तक आपने ये जो कहा है कि ढींग, इसमें DPR में हम उसके लिए बाईपास बना रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अंडरपास की आप नहीं, अंडर ब्रिज भी कर देंगे, दोनों भी उसमें DPR में वो इंक्लूड होगा। और उसके साथ साथ ये जो नॉर्दर्न बाईपास की बात आपने की है उसका PCOs मैडम अभी केवल 8000 है और इसकी फिजिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। हाँ वो नॉर्दर्न, हाँ ये से सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका 8000 PCOs, पर सदर्न बाईपास के लिए PCOs कितना मिलता है उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद वो भी संभव हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। श्री अमर सिंह टिंसो। Speaker sir, National Highway 29 implemented by NHIDCL PMO Diffu from Doboka Junction to Lahorizan, Assam, length 118.25, section 1 to 7. May the Honorable Minister, Road Transport and Highway kindly explain why extensive stretches of the highway are showing removal of surface layer
pothole unfinished, and inadequately protected cut section and other serious construction deficiencies despite the project having been declared completed. Further, may the Honorable Minister also inform the House whether any independent quality audit has been conducted and whether accountability has been fixed on the contractor official concerned, including timeline for permanent rectification and ensuring road safety for commuter. Thank you, sir. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न केवल हरियाणा के एक नेशनल हाईवे से संबंधित है और सम्माननीय सदस्य आसाम का पूछ रहे से 4,500 रोड का काम शुरू है। हर प्रोजेक्ट का तो जानकारी मेरे पास नहीं है, पर जो रेफरेंस उन्होंने दिया है मैं उसकी इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चन और समाप्त होने के बाद मेरे ऑफिस में आप आइए, वहाँ कंसर्निंग ऑफिसर्स भी आते हैं, तो मैं तुरंत उसकी जानकारी भी आपको दूंगा और कुछ करना हो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, Chairman, Speaker, sir. Sir, National Highway construction in Kerala is facing serious issues. Sir. Within 6 months, 3 places, serious incident happened. One is in Kuriyad. Number 2, in my constituency, Arur Torur, a girder has been collapsed and 1 person has killed. Then one is in Ramachandran constituency, Kollam, Kuriyad, completely brick has been collapsed. So basically the issue of sand is there very much, low quality sand is using. Then one major thing I would like to bring into your notice through Speaker, sir. Sir, subcontract is given by the NHAI. The subcontractors, the main contractor is not in the picture at all. Subcontractor is given. They are doing contractual work. But there is no responsible officer is there when the incident happened. Therefore, within 6 months, 3 major incidents collapsing the road is happening. Then service road, quality of the service road is, because in Kerala, so 1 minute, sir, Kerala, 40% of the passengers is travelers using service road because auto rickshaw and small vehicles are there very much in Kerala. They are depending on the service road. The quality of the service road is very, very bad. Therefore, I think there should be a serious examination and investigation on these issues. Whether the minister is going to investigate, I already telephoned you 2-3 times about these incidents. Whether the minister is going to take serious action against this. सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सम्मानित सदस्य ने फ़ोन किया, हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमने केरल सरकार में पैसे डिपॉजिट किए थे कि जब केरल में क्या कि रोड के बाजू में सर्विस रोड करने के लिए जगह कम है, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल करने के लिए रखे थे। फिर भी लोग जहाँ काम शुरू था उसके नीचे से जा रहे थे। फिर भी हमने अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हैं। दूसरी बात, सम्मान्य सदस्य ने जो कहा, ऐसे 3 इंसिडेंट केरल में हुए। इस बार बरसात भी बहुत आई, लैंडस्लाइड्स भी हुई और कुछ क्वालिटी के प्रॉब्लम भी सामने आए। जो हम लोग विशेष रूप से रोड का काम करते समय हमारे पास जो डाइवर्शन बनाते हैं, वो डाइवर्शन हम टेम्परेरी क्वालिटी के बनाते हैं और बाद में वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये ध्यान में आने के कारण अब पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि निश्चित रूप से उसी क्वालिटी सीमेंट कंक्रीट के और अच्छी क्वालिटी के वो बनाए ताकि किसी भी हालत में वो कोलैप्स ना हो, ख़राब ना हो। जो स्ट्रक्चर्स के फेलियर के बारे में है, उसके बारे में भी पूरी इंक्वायरी हुई है और लगातार हम इसके बारे में कॉशियस भी हैं और कड़क कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि केरल की ऐसी एक अलग सिचुएशन है कि रोड के बाजू में डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ डाइवर्शन करने के लिए भी जगह नहीं है और जो रोड पर आज मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए वो वहाँ की एक प्रकार से पूरी तरह हार्ट लाइन है और इसलिए वहाँ ये समस्या आई। काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्माननीय इनका मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात भी की। माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आके गए और केरल के काफ़ी सदस्य भी मुझे मिले। इस बार थोड़ा लैंडस्लाइड्स, पानी और कुछ कमियाँ भी हमारी होगी, जो सब ध्यान में है। उसके ऊपर हमने पॉलिसी डिसीजन लिए है, काफ़ी कार्रवाई भी की है और हम वो सबको रेक्टिफाई करने का काम की शुरुआत की है
और मुझे लगता है कि मार्च तक हम इन सब बातों को पूरा करके रोड का काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधा पैकेज रह सकता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट केरल विधानसभा का लगने के पहले वो काम पूरा करने का हमारा प्रयास था। एक आधा काम छोड़कर बाकी पूरा करके व्यवस्थित ठीक प्रकार से होगा। श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। सर ये हरियाणा के हाईवे से संबंधित प्रश्न है। 4 दिसंबर को मंत्री जी ने एक और अन्य जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके जवाब में मैंने जानकारी चाही थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे और कितने टोल प्लाजा हैं। उसमें ये पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश जो हरियाणा से 3 गुना 4 गुना साइज़ में हैं, लेकिन टोल प्लाजा हरियाणा में ज़्यादा हैं। हरियाणा में 75 टोल प्लाजा हैं, जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ 60 है, गुजरात में 62 टोल प्लाजा हैं। और हर कितने किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है NH नेशनल हाईवे में, उसमें ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा की कंसंट्रेशन हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पे एक NH नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज़्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रतिवर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज़्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में। मैं मंत्री सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य सब बातें बता रहे हैं, पर हरियाणा में एक भी रोड बाकी नहीं है। पूरे हरियाणा के 4 लेन अच्छे रोड बने, सबसे ज़्यादा रोड हरियाणा में बने, वो बात नहीं बता रहे। और मैं दावा करता हूँ कि जब से हरियाणा के राज्य का निर्माण हुआ, जितना काम नहीं हुआ उतना इस 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किया। नकार नहीं सकते। एक्सप्रेस हाईवे बनाए। एक बात जरूर है कि हरियाणा में और पंजाब में ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है और टोल की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जब रोड बनेंगे तो टोल लगेंगे। अब हम नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अभी दिल्ली से कटरा हाईवे पूरा इनके यहाँ से जा रहा है। सब 3-3, 4-4 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। अब जब नए रोड बनेंगे तो टोल आएंगे। अब जहाँ बनेगा नहीं वहाँ कम टोल रहेंगे। और दूसरी बात, अभी टोल की जो पॉलिसी हमने सर अभी जो हमने फास्ट फ्लो बैरियर्स इसका जो हमने सीमलेस ट्रैफिक की योजना बनाई है, अब आप 80 के स्पीड से निकल जाओगे, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई टोल नाके पर आपको रोकेगा नहीं, बताएगा नहीं, आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया जाएगा, आपके फास्ट टैग का फ़ोटो लिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। और वही अध्यक्ष, और एक बात बता दूँ, जहाँ से एंट्री करेगी वहाँ से रिकॉर्ड होगा और जहाँ से निकलेगा वहाँ रिकॉर्ड होगा। अभी क्या है कि 60 किलोमीटर अगर टोल है और आपने 15 किलोमीटर भी गए तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। अब ये नए नीति में 15 किलोमीटर का ही टोल होगा, वो लगेगा। और इसके ऊपर अध्यक्ष महाराज, अब हम 3000 रुपये में 200 पास दे रहे, 15 रुपये में एक टोल, और जो 15,000 रुपये लगते थे वो केवल 3000 रुपये लगेंगे। 15 रुपये का एक टोल है, तो वो भी हमने राहत दे दी है। 40 लाख लोगों ने पासेस भी ले लिए। तो मुझे लगता है कि जो उनकी यहाँ समस्या है ये बिल्कुल नहीं आएगी। और एक बात याद रखना कि आपके यहाँ रोड भी बने हैं, टोल भी है, कुछ इनकम भी मिलता होगा, पर सबसे ज़्यादा रोड आपके राज्य में हमने बनाए हैं। जो कभी नहीं बने थे वो उतने बने, इस बात को भी आप स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 265 श्री राजेश वर्मा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देता हूं कि देश के साथ साथ बिहार में भी उन्होंने सड़कों का जो जाल बिछाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं उनका ध्यान अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां पर जो सबसे पिछड़ी लोकसभा बिहार की है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पटना से निकलते हैं तो बेगूसराय तक
हम लोग को 4 लेन मिलता और खगड़िया से जब हम लोग पूर्णिया जाते हैं तो सिंगल लेन होने के कारण लगातार सड़क की दुर्घटनाएं हो रही है और एक लंबे समय से खगड़िया पूर्णिया NH 31 के निर्माण की मांग चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके निर्माण की स्वीकृति कब तक हम लोग को मिल जाएगी। सम्माननीय अध्यक्ष महाराज, खगड़िया से पूर्णिया ये 4000 करोड़ रुपए का 143 किलोमीटर का काम हमने मंजूर कर दिया है और उसका कैबिनेट अप्रूवल अभी मिला नहीं है। कैबिनेट को नोट सबमिट हुई है और जैसे ही आने वाले 10-15 दिन में मिल जाएगा तो ये काम अवार्ड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 4 लेन बनने के बाद जो सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो समस्या नहीं रहेगी और निश्चित रूप से ये 4 लेन का रोड उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर शुरू होगा। टेंडर भी निकाल के रखा हुआ है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मेरा दूसरा प्रश्न है महेशकुट से सोनवर्षा होते हुए सहरसा, मधेपुरा, मुरलीगंज से पूर्णिया तक 177 किलोमीटर की जो सड़क है जिसकी स्वीकृति 2018 में हुई थी और 1400 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था और 2020 तक इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था, लेकिन लगातार समय अवधि बढ़ाई जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लोकसभा की 3 विधानसभा परबत्ता, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर से होते हुए यह सड़क जाती है, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा। सम्मान्य स्पीकर महोदय, ये NH 107 है। इसका पैकेज 1 जो था वो कैनन डेनकी कॉर्पोरेशन को है। इसमें बहुत समस्या आई। डिले इन लैंड एक्विजिशन जो राज्य सरकार के तरफ से हमको मिलता है, चेंज इन अलाइनमेंट ड्यू टू यूटिलिटी शिफ्टिंग इश्यूज, कॉन्ट्रैक्टर भी अड़चन में आ गया, वो लगभग कंपनी अब हालत ख़राब है, फाइनेंशियल इश्यूज उनके थे। फिर डिले इन ROB डिज़ाइन अप्रूव्ड बाय रेलवे ये हुआ। नाउ वर्क प्रोग्रेस में है, 87% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 के पहले ये पोर्शन हम पूरा करेंगे और जो ROB है वो अगस्त 2026 तक पूरा होगा। और पैकेज 2 गैमन का है, उसका भी इशू यही थे, वो भी 80% पूरा हुआ है, मार्च 2026 तक वो पूरा होगा। श्री मुकेश कुमार दलाल। Thank you, Speaker, sir. Will the Honorable Minister be pleased to reply? Data from the ministry report, road accidents in India in 2022 reveals that although highway comprises only about 2% of the total road network, they accounted for 36.2% of total road fatalities, that is 61,038. A major reason for this is the persistence of accident black spots. Will the minister please state whether the O&M contracts include a strict time-bound clause for the permanent rectification of identified black spots? And furthermore, if a total accident occurs at a black spot that was identified but not rectified by the concessionaires for over 3 months, is there a provision to hold the concessionaire criminally liable for negotiations? Thank you, sir. सम्मान्य स्पीकर महोदय, सम्मान्य सदस्य जो बात बता रहे वो काफ़ी चिंताजनक है। मैं स्पीकर महोदय आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सदन के द्वारा आपके नेतृत्व में इस विषय की तरफ आप भी एड्रेस करके लोगों को जगाने के काम के लिए हमें सहयोग करें। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के उनका डेथ हो जाता है। अभी दिल्ली के एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर तुरंत अगर हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्मान्य स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे।
बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हैं। नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे DPR डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए। स्कूटर में हमने हेलमेट 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जानें जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे हैं। यंग लड़के लड़कियां मर रहे, पढ़े लिखे लड़के मर रहे। मुझे लगता है कि ये पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर काफ़ी लोग हम कैंपेन चलाते हैं। अभी इस बार के प्रोग्राम में एक काफ़ी लोगों को करके अलग अलग जगह पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आप भी आपके यहाँ रोड सेफ्टी के प्रोग्राम करिए, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करिए और हमको सहयोग करिए। हम सबके सहयोग से अध्यक्ष महाराज हम लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। आप जरूर, आपके नेतृत्व में एक बार इनिशिएटिव लेकर इस विषय के बारे में भारत की जनता को जगाने के लिए हम सबके सहयोग के लिए भी आप भी कोई विशेष चर्चा भी रखिए और सुझाव भी लोगों के मिलेंगे। इनका सबका सहयोग मिलेगा तो ये संभव होगा। फिलहाल हमने इतने सब काम करने के बाद में भी समाधान कारक परिणाम नहीं निकले, ये मैं दुख के साथ स्वीकार करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हम सब 140 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधित्व यहाँ पर बैठते हैं। हमें भी सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए और अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर सड़क दुर्घटना कम करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनानी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि नियमों की पालना के लिए भी आग्रह करें और सड़क दुर्घटना के होने के कारणों की जानकारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में एक व्यापक अभियान चलाएं ताकि जब हम अगले साल बैठें तो हम सबके सामूहिक प्रयासों से, जनता के सहयोग से हम सड़क दुर्घटना को कम कर सकें। और मुझे आशा है कि अगले कभी सत्र में जब माननीय संसद सदस्य आएंगे तो एक सकारात्मक सुझाव के साथ अच्छे प्रयास किसने किए, हम सब इस पर एक डिबेट चर्चा भी कर सकते हैं ताकि सड़क दुर्घटना पर रोका जा सके। क्योंकि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसमें जवान लोग ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ये हम सब के लिए सामूहिक प्रयास की बात है। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Just now, Sri K.C. Venugopal has referred a recent accident which took place in my constituency, Kollam, Ithikara, near to Kottayam. So the basic reason for the recent accidents is because of the not only because of the construction, but because of the faulty design of the construction of the road. Sir, my specific question to the Honorable Minister is, in the most of the places in Kerala in NH 66, there are retaining earthen walls having more than 30 feet height. It is just like Chinese walls separating the highway and the service road. My specific question, and all the places the accident took place because of this. The topographical condition as well as the climatic situation of Kerala is not suited for this retaining earthen wall. So my specific question to the Honorable Minister, through you, sir, whether the government will consider
this retaining earthen wall will be converted into concrete concrete highway, elevated highway with pillars. That is highly essential as a basic requirement of the state of Kerala, so as to avoid all these accidents. Whether this proposal will be considered by the ministry, that is a definite question which I would like to put in. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, whatever the honorable member is suggesting, fortunately he is absolutely correct. Because when we go in for the tender, as far as the tender condition, because of cost saving and because of land acquisition problem, we are making that retaining walls. And in the soil, particularly soil testing, it is to be important before constructing that wall. And the Kerala soil is not permitting for that. And that is to be an engineering problem. So what he is telling to the House is correct. And already we are suggesting for making already elevated road there. And that is to be a costly solution. But because of cost saving every time, our engineers was asking as far as the term and condition concerning with the tender. They are telling me, sir, this is in the tender, we cannot do anything. If suppose we are going to make more expenditure, it will be a problem in the audit. And that is the typical reason. Many times I am listening from the officers. And that's the reason that we have taken the decision in the Kerala, particularly about the retaining wall. We will go for your suggestion and we will construct that. Advocate. अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से दो शहर में दो रास्ते जाते हैं सर। एक पे रेलवे फाटक है सर, और क्योंकि मंत्री जी अभी बात कर रहे थे कि भाई जान की रक्षा होनी चाहिए, तो सर मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे क्षेत्र के लोग जब वहां से निकलते तो 1 किलोमीटर पे फाटक है, वो है टोल सर। मेरी आपसे आग्रह है सर, 10 से 15 किलोमीटर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको टोल से मुक्त किया जाए, उनको पास के उसमें रखा जाए, लोगों को बहुत लाभ होगा सर। आपका भी सब धन्यवाद करेंगे। तो मेरी आपसे मांग है, नगीना क्षेत्र में 2 टोल है सर मेरे यहाँ, किरतपुर में और नगीना में। 10 से 15 किलोमीटर के जो लोग हैं सर, उनको, किसान है सर, उनको टोल मुक्त किया जाए, मेरे आपसे आग्रह सर। धन्यवाद सर। सर, नई टोल पॉलिसी में अध्यक्ष महाराज, अभी ये जो 15 रुपए का टोल है वो पास मिलेगा तो होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर 15 किलोमीटर, तो हमने अगले इसमें सूचनाएं दी है कि शहर जब बढ़ते जा रहा है तो उसकी टोल आगे भी लेके जाना है। तो मुझे लगता है सर नई पॉलिसी में 2026 तक 1050 टोल है टोटल, 350 प्राइवेट टोल है, 650-700 गवर्नमेंट के टोल है। सब टोल पर सोफिस्टिकेटेड AI का उपयोग करके, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग करके ये पूरी सिस्टम सब जगह लग जाएगी। 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी, कोई टोल पर रोकेगा नहीं, तकलीफ मिलेगी नहीं। और 3000 रुपये का पास मिला है तो आप 200 द्वार टोल पार कर सकते हैं, और वो 15 रुपये कीमत आती है। जहाँ 15,000 रुपये लगते थे वहाँ 3000 रुपये में काम हुआ है, तो आम आदमी को राहत भी मिली है, और इससे कोई 2026 के पहले ये खत्म हो जाएगा। श्रीमती प्रियंका गांधी। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है, और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है, और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं, ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है, और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है,
इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 266 सी जियाउर रहमान। Sir, question number 266. Sir, the answer has been placed on the table of the House. सप्लीमेंट्री प्लीज सदस्य। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ान योजना के तहत इस समय वर्तमान में जो नज़दीकी एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, आगरा, वाराणसी जैसे नज़दीकी एयरपोर्ट के बीच जो संचालित छोटी दूरी की उड़ानें हैं, वहां 4,000 से लेकर 10,000 उससे ज़्यादा तक किराया लिया जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई नियंत्रण करने की योजना है? और जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिगो के क्राइसिस से पूरे देश के अंदर तमाम नागरिक को परेशान हुए और जो कंपनीज हैं उन्होंने लगातार जब भी ऐसी कोई आपदा आती है देश के अंदर तो अपने किराए में बेशुमार बढ़ोतरी कर लेती हैं। क्या आपकी कोई ऐसी उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोई है? नहीं तो लगातार जिस तरह से नागरिक परेशान होते हैं और किराए के अंदर कई 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार तक उनसे वसूला जाता है, उस पर आपने क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी चीज़ का मैं जानना चाहता हूँ। सभापति महोदय, ये एयरफेयर्स की जो चर्चा पहले भी हुई थी, उस समय भी मैंने इसका समाधान दिया था। कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटिस्टिक प्राइसिंग पे एयरलाइंस खुद पड़ती है, तो उस समय केंद्र सरकार उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सारे कदम उठाएं। कोविड की बात करें या कुंभ मेला की बात हो या अभी जो फिलहाल इंडिगो क्राइसिस हुई, उस समय भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे देश में एयरफेयर सारे नियंत्रित किए हुए हैं और आगे भी कभी भी इस तरह के हालात होंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी फोकस है इसके ऊपर। इस विषय को सारे गंभीरता के साथ हम भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी मॉनिटरिंग यूनिट है जो इसका प्रयास करती है कि सारे अफोर्डेबल प्राइसिंग देश के अंदर सारे रूट्स में हो। और जो कम दूरी वाला है, ये उड़ान के तहत ये जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे उड़ान की जो रूटें चलती हैं, तो वहाँ पे उड़ान के तहत कैपिंग ज़रूर होता है। तो इस तरह के संभावना आगे होना नहीं चाहिए। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल का समाप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थान प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब बैठिएगा। आइटम नंबर 3 माननीय